हेलो दोस्तों, केनेथ एंडरसन की सीरीज़ द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स की अगली कहानी है द लक्का वल्ली मैन ईटर। और ये कहानी भी एक आदमखोर शेर की कहानी है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मैं आपको इलाके का कुछ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ ताकि आप लोग अपने दिमाग में छवि तैयार कर सकें उस इलाके की जहां अब हम लोग चलने वाले हैं। मैसूर राज्य के पश्चिमी हिस्से में अगर आप लोग कभी घूमने जाएंगे तो वहां आपको एक बहुत ही छोटा शहर मिलेगा जिसका नाम है तारीकेरे। अब इस शहर से दो तरफ दो सड़कें हैं जिन पर गाड़ियां चलती हैं, यानी शहर तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी आसान है। और जब कभी भी आप यहाँ जाएंगे और यहाँ रुककर यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको कई सारी टाइगर की कहानियाँ यहाँ के लोगों से सुनने के लिए मिल जाएंगी। अब इन दो सड़कों में से एक सड़क जाती है दक्षिण दिशा की तरफ, और जब इस पे आता है पहला मोड़ तो इसी के पास मौजूद है एक गांव जिसका नाम है लिंगा ढल्ली। और इसी गांव के पास मौजूद है एक पहाड़ जिसकी आकृति कुछ कुछ घोड़े के पैर की नाल से मिलती जुलती है, और इस पहाड़ का नाम है बाबा बूदांस माउंटेन रेंजेस। अब इसके बाद इस सड़क पर ढलान शुरू होती है, और ये ढलान उतरने के बाद एक गांव आता है जिसका नाम है संतावेरी। और यही रोड 20 मील दूर चिकमंगलूर की तरफ भी जाती है। अब जो दूसरी रोड है वो इन्हीं पहाड़ की घाटियों में से होती हुई गुजरती है और जाती है उत्तर दिशा की तरफ। जब इस रोड पर आगे चला जाता है तो पहला गांव पड़ता है लक्का वल्ली, और उसके आगे दूसरा गांव है जिसका नाम है उम्बले बाइले। और इसके बाद ये रोड सीधी आगे की तरफ चली जाती है, जिसके बाद आप पहुंच जाएंगे भद्रावती। और ये दो सड़कें आगे जाकर बहुत दूर आपस में पैरेलल हो जाती हैं, और इसी के बीच जंगल में टाइगर के ट्रेल्स भी हैं, यानी टाइगर के चलने के रास्ते। मतलब ये दोनों सड़कें और टाइगर का जंगल से होकर जाने वाला रास्ता मिलकर एक रिंग बनाते हैं। अब जो उत्तर दिशा वाली सड़क पर गांव है संतावेरी, उसी के पास एक गांव और मौजूद है जिसका नाम है लाल बाग। ये दोनों गांव मशहूर हैं टाइगर एनकाउंटर्स के लिए। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि हमारी जो कहानी शुरू होती है वो संतावेरी गांव से शुरू होती है, और इसी के पास के इलाके में यानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ये जो संतावेरी गांव है ये समुद्र तल से 4,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये गांव चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ों से, जंगलों से और चट्टानों से। और यहाँ के जंगल बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा घने हैं, यानी जंगली जानवरों के पाए जाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह। अब इस जगह से एरियल डिस्टेंस के थ्रू अगर हम जाते हैं तो लाल बाग पड़ता है 35 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन ये सिर्फ एरियल डिस्टेंस है, यानी सीधी दूरी। जब सड़क से यहाँ पर जाया जाता है तो दूरी कुछ ज़्यादा होती है। और जो दूसरा गांव था जिसका नाम था लाल बाग, वो लगभग 3,500 फीट की ऊंचाई पर था, यानी संतावेरी से 1,000 फीट नीचे। लेकिन यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा घने जंगल थे, यानी एकदम खतरनाक किस्म के। अब केनेथ एंडरसन का एक दोस्त था जिसका नाम था डिक बर्ड। ये संतावेरी का पोस्ट मास्टर था और इलाके का प्रचलित और जाना माना शिकारी, जिसने महज अपनी शॉटगन से यानी 12 बोर वाली बंदूक से ही कई टाइगर का शिकार किया था। जबकि लोग और पुराने शिकारी कहते हैं कि शॉटगन से टाइगर को मारा ही नहीं जा सकता, लेकिन मारने वाला चाहिए। और डिक बर्ड इस काम में माहिर था। और डिक बर्ड एंडरसन का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था बचपन से ही। अब जो ये डिक बर्ड था ये केनेथ एंडरसन को जॉक कहकर बुलाया करता था। अब ये जो नाम है जॉक, इसका मतलब है ये जैकल का शॉर्ट फॉर्म था, क्योंकि एंडरसन बचपन से ही जंगलों में घूमा करते थे तो लोग इन्हें जैकल कहते थे।
लेकिन इनके कई सारे नाम थे। इनके कई दोस्त इन्हें एंडी कहकर बुलाते थे, कुछ दोस्त जॉक कहते थे, कुछ जैकल कहते थे और कुछ कैनेथ। अब कैनेथ एंडरसन कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर लोग मुझे अलग अलग नाम से पुकारा करते हैं। कई बार मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या ये मुझे ही बुला रहे हैं या फिर किसी और को। अब कहानी पर वापस लौटते हैं। एंडरसन के दोस्त डिकबर्ड ने इनसे पूछा कि जॉक, क्या तुम उस टाइगर के बारे में जानते हो जो इस इलाके में घूम रहा है? एंडरसन बोलते हैं कि नहीं, मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं सालेम डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा घूम चुका हूँ। इस इलाके में ज़्यादा मैं घूमा नहीं हूँ, तो मुझे जानकारी नहीं है कि तुम किस टाइगर के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन एंडरसन ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ भी घूमना चाहिए। अब डिकबर्ड एंडरसन से कहने लगा कि इस इलाके में काफ़ी सारे टाइगर हैं, लेकिन वो स्पेशल नहीं हैं। जिस टाइगर की मैं बात कर रहा हूँ वो स्पेशल केस है। वो दूसरे टाइगर्स की तरह कोई आम टाइगर नहीं है। ये एक ऐसा टाइगर है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत बहादुर भी है। ये इंसानों से डरता भी नहीं है और ये है कैटल लिफ्टर। ये चरवाहों के सामने से उनके मवेशी उठाकर ले जाता है, वो भी बिना डरे। और वक्त के साथ साथ इस टाइगर का साहस भी बढ़ता ही चला जा रहा है। अब ये जो टाइगर है ये सबसे मोटे तगड़े जानवर को ही उठाता है, यानी पूरे झुंड में से किसी एक को सिलेक्ट करता है, सबसे बड़े वाले को, और उसे ही ले जाता है उठाकर। और जब यह किसी मवेशी पर हमला करता है तो एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ देता है और दूसरे ही पल उसे अपने मुंह में दबाकर ले जाता है उस जगह जहां वो ले जाना चाहता है। और इसके ले जाने का तरीका भी अनोखा है। ये घसीट कर नहीं ले जाता, बस ये गर्दन से जानवर को पकड़ता है, एक झटका देता है और उठाकर उसे अपनी पीठ पर रख लेता है और ये कहीं दूर ले जाता है जहां भी इसका अड्डा हो। अब डिकबर्ड ने कहा कि इस तरह की वारदात एक बार नहीं हुई है, ऐसी कई वारदातें हुई हैं और ये संतावेरी के आसपास के इलाके के अंदर अंदर ही हुई हैं। अब कुछ केसेस ऐसे भी थे कि जब चरवाहे अपने मवेशी चरा रहे थे, ये टाइगर आया, इसने उनका सबसे तगड़ा वाला मवेशी मार दिया। उन्होंने इस टाइगर को कुछ पत्थर फेंककर और भीड़ में आगे जाकर भगाने की कोशिश की। ये टाइगर अपने शिकार को छोड़कर उन्हीं लोगों के पीछे दौड़ने लगता था, यानी उन पर ही अटैक कर देता था और चरवाहे इसे अपनी तरफ आता देखकर अपनी चप्पलों को हाथ में लेकर भागने लगते थे और तब तक भागते थे अपनी पूरी ताकत लगाकर जब तक ये किसी सेफ जगह पर नहीं पहुंच जाते। अब इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता था कि जब भी वो किसी चरवाहे को दौड़ा देता था, इसके बाद वो पशु को वापस उठाता था, अपनी पीठ पर टांग लेता था और जाता था उस जगह पर जहां उसे इसे ले जाना होता था। अब पता नहीं ये टाइगर अपनी पीठ पर ही अपने शिकार को टांग कर क्यों ले जाता था। अब इसके दो कारण हो सकते थे। एक तो इसका बड़ा होना, यानी एक बहुत बड़ा टाइगर था, और दूसरा ये कि इसे पता था कि हर बार इसकी फिक्स की गई जगह पर ही इसे इस शिकार को ले जाना होता है, यानी इसने कोई जगह तय कर रखी थी जहां ये शिकार को ले जाकर खाना पसंद करता था। अब एक संभावना ये भी थी कि ये हो एक शेरनी जो अपनी गुफा में इस शिकार को ले जाती हो जहां इसके बच्चे मौजूद हों। अब ये टाइगर जो भी था, मेल था या फीमेल थी, इसे इस बात का तो बहुत अच्छे से पता था कि जहां भी ये अपने शिकार को अपनी पीठ पर टांग कर ले जाएगा तो झाड़ियों में फंसने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी, यानी कुल मिलाकर आसानी से ये उसे कैरी कर सकता था। इसीलिए ये शिकार को अपनी पीठ पर ही रख कर ले जाता था हमेशा। अब डिकबर्ड ने एंडरसन से कहा कि अगर मुझे छुट्टी मिल जाए तो मैं इस टाइगर का काम तमाम कर दूंगा, लेकिन 2 दिन की छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि छुट्टी के बीच में मेरा रिप्लेसमेंट जो आता है वो काफ़ी दूर से आता है। तो इस तरह से छुट्टी लेने की सेटिंग जमाने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है।
अब ये सब बातचीत करके और घूम फिर के एंडरसन वापस पहुंच गए बेंगलोर और भूल गए इस टाइगर के किस्से के बारे में, क्योंकि केनेथ एंडरसन को पशु मारने वाले टाइगर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि टाइगर तो टाइगर होता है, पशु नहीं मारेगा तो और क्या मारेगा? या तो वो मारेगा जंगली जानवर या फिर मारेगा पालतू पशु। अब तक इस टाइगर ने किसी इंसान को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, लिहाजा एंडरसन भूल गए थे इस टाइगर के बारे में। अब एक दिन की बात है, एंडरसन गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस स्टैंप खरीदने। इन्हें स्टैंप चाहिए था किसी काम के लिए। अब स्टैंप वेंडर के यहाँ एंडरसन को एक इंडियन जेंटलमैन दिखे। ये जेंटलमैन काफ़ी चिड़चिड़े लग रहे थे, क्योंकि इन्हें जो स्टैंप चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था उस वेंडर के पास, क्योंकि इन्हें जो स्टैंप चाहिए था वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू का था। क्योंकि वो जो स्टैंप था वो एक ही था और वो एंडरसन ले चुके थे। अब वेंडर ने नाम पूछा कि क्या नाम लिखना है इस स्टैंप पर आपका, तो इन्होंने उसको अपना नाम बताया। इन्होंने कहा केनेथ डी एंडरसन। अब जैसे ही इन्होंने अपना नाम बताया, वो इंडियन जेंटलमैन इनकी तरफ चौंक कर देखने लगे और एंडरसन अपने नाम की स्पेलिंग का उच्चारण उन्हें बता रहे थे ताकि गलत नाम वो वेंडर स्टैंप पर ना लिख दे। तब तक वो जेंटलमैन एंडरसन की तरफ ही देख रहे थे घूर कर। अब इस सब के बाद एंडरसन ने स्टैंप के पैसे दे दिए और स्टैंप लेकर जाने लगे। इतने में ही वो जो इंडियन जेंटलमैन थे वो एंडरसन के पास आए और एंडरसन से उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, कहीं आप वो एंडरसन तो नहीं हैं जो टाइगर का शिकार करते हैं। अब एंडरसन ने उस जेंटलमैन की बात के यानी उसके सवाल के जवाब में कहा कि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं वही एंडरसन हूँ, क्योंकि मैं और किसी ऐसे एंडरसन को नहीं जानता जिसे इस तरह की बुरी आदत हो टाइगर मारने की, और वो भी आदमखोर टाइगर मारने की। हालांकि मेरा बेटा भी एंडरसन है और वो भी टाइगर का शिकार करता है। अब वो जेंटलमैन एंडरसन से कहने लगे कि आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। मेरा नाम है वेंकट सुब्बा राव और मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ डैम प्रोजेक्ट में, जो डैम बन रहा है लक्कावल्ली गांव के पास। अब वेंकट सुब्बा राव जी ने एंडरसन से कहा कि साहब, हमें आपकी ज़रूरत है, आप लक्कावल्ली गांव आ जाइए और मेरे मेहमान बनकर रहिए। आपकी खातिरदारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, बस आप आ जाइए, हमें आपकी ज़रूरत है। अब एंडरसन ने कहा मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन वजह भी तो होनी चाहिए। तो वेंकट सुब्बा राव ने उनसे कहा कि वहाँ जो मैन ईटर है, आप आकर उससे हमें छुटकारा दिलाइए। अब ये सुनते ही एंडरसन ने पूछा कि मैन ईटर? वहाँ मैन ईटर कब से हो गया? वहाँ के जो टाइगर्स हैं वो तो सिर्फ कैटल लिफ्टर होते हैं। अभी तक उस इलाके में मैन ईटिंग का तो कोई केस नहीं आया था। अब सुब्बा राव जी ने एंडरसन से कहा कि आपको पता नहीं है कि 3 दिन पहले ही अखबार में भी एक खबर छपी थी कि वहाँ पर एक मैन ईटर आ चुका है। और चलिए हम दोनों कॉफ़ी पीते हैं कैंटीन में चलकर, मैं आपको वहाँ पर पूरी कहानी सुनाऊंगा। अब एंडरसन और वेंकट सुब्बा राव दोनों चले गए कॉफ़ी पीने। वहीं पास में ही एक टिफ़िन रूम नाम का एक कैंटीन था, एक छोटा सा रेस्टोरेंट। अब एंडरसन और सुब्बा राव दोनों चले गए उस कैंटीन के अंदर और फिर एक कप कॉफ़ी नहीं हुई, कई सारे कप कॉफ़ी ये दोनों बातें करते करते पी गए। और ये दोनों तब तक कॉफ़ी पीते रहे जब तक सुब्बा राव जी की कहानी पूरी नहीं हो गई। अब वेंकट सुब्बा राव जी बता रहे थे एंडरसन को कहानी। एक बहुत बड़ा टाइगर आ गया था उस तरफ से जहां तारीकेरे से बाबा बुदांस माउंटेन्स वाली रोड जाती थी। इसके बाद वो आया लक्कावल्ली और उसके बाद गया भद्रावती। इसके बाद इस टाइगर ने वारदातें शुरू कर दी। चरवाहों के पशुओं के झुंड से ये बड़ी बड़ी गाय और बैल को और भैंसों को सिलेक्ट करके मारने लगा। ये इतना दिलेर हो गया कि ये सड़क के किनारे ही बैठकर उन पशुओं को खा जाता था, इंसानों से बिना डरे।
और ये जिस भी जानवर को मारता था उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता था। जो भी चरवाहे इसे भगाने की कोशिश करते थे ये उन्हें दौड़ा देता था। लेकिन अब तक इस टाइगर ने किसी इंसान को नहीं मारा था। ये इंसानों को भगा ज़रूर देता था, लेकिन इसने अब तक प्रॉपर हमला किसी आदमी पर नहीं किया था, यानी किसी चरवाहे पर। तो कुछ समय तक इन वारदातों के चलते चरवाहों ने भी इसे हल्के में लेना शुरू कर दिया कि ये हमें तो नहीं मारता है, सिर्फ जानवरों को ही मारता है। और वो भी थोड़ा बहुत चीखते चिल्लाते थे, कुछ पत्थर इस पर फेंकते थे, और फिर जब ये दहाड़ता था तो सारे भाग जाते थे। अब एक दिन की बात है, एक चरवाहे की एक बड़ी सी मोटी सी गाय को इस टाइगर ने मार दिया और उसे अपनी पीठ पर उठाकर ये टाइगर ले जा रहा था। इतने में ही वो चरवाहा टाइगर की तरफ चिल्लाता हुआ दौड़ा और उसके हाथ में थी एक दराती घास काटने वाली। अब टाइगर ने वही टेक्निक अपनाई। उसने अपने शिकार को नीचे रखा और दहाड़ते हुए दौड़ा इस आदमी की तरफ, और यह आदमी भागा नहीं जैसे कि अक्सर चरवाहे भाग जाया करते थे, क्योंकि यह आदमी काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वाली गाय इस टाइगर ने मार दी थी। अब यह आदमी यानी ये चरवाहा अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। अब एंडरसन कहते हैं कि ये क्यों नहीं हिला, इसकी दो वजह हो सकती हैं। कि पहला कि उस चरवाहे की सबसे बड़ी गाय इस टाइगर ने मार दी थी, वो सबसे कीमती गाय थी, और ये उस गुस्से में उस टाइगर से बदला लेना चाहता था। या फिर दूसरी वजह जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा लगते हैं कि टाइगर के दहाड़ने की वजह से, यानी उसकी दहाड़ सुनकर ये फ्रीज हो गया था, यानी इसे लकवा मार गया था। अब उस जगह पर क्या हुआ क्या नहीं, एग्जैक्टली मिस्टर सुब्बा राव को किसी बात का कुछ पता नहीं, क्योंकि वो वहाँ नहीं थे। ये सुनी सुनाई कहानी थी जो कि वो सुना रहे थे। अब इस चरवाहे के साथ वाले चरवाहे सारे के सारे भाग चुके थे, ये अकेला ही वहाँ पर खड़ा हुआ था। अब जो भी चरवाहे इस बात के गवाह थे, उन्होंने देखा कि पहले टाइगर ने इस चरवाहे को मारा, उसी जगह पर बैठकर उस टाइगर ने इस चरवाहे को पूरा खाया। उसके बाद लौटा अपने शिकार पर, यानी उस चरवाहे की गाय पर, उसे अपनी पीठ पर लादा और चलता बना उस जगह की ओर जहां वो उसे ले जाना चाहता था। अब यह बात पूरे इलाके में फैल गई और अब कोई चरवाहा हिम्मत भी नहीं करता था उस टाइगर को भगाने जाने की। अब जब भी वो टाइगर किसी चरवाहे की गाय या बैल या भैंस मार देता था तो चरवाहे पहले ही भाग खड़े होते थे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और अब उस टाइगर का काम भी काफ़ी आसान हो चुका था। अब वो जिस जानवर को चाहता था उठाकर ले जाता था बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अब इस इलाके के सारे चरवाहे इस टाइगर की हरकत जानते थे, इसीलिए वो रुकते ही नहीं थे उस जगह पर। लेकिन कुछ दूर वाले इलाकों के चरवाहे इस बात से बेखबर थे। तो जब यह टाइगर उनके पास पहुंचा और उनके मवेशी मारने लगा तो उन्होंने वही पुराना तरीका अपनाया, यानी पत्थर फेंककर और शोर करके। लेकिन ये टाइगर जान चुका था कि इंसान बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि ये पहले ही एक इंसान को मारकर खा चुका था। अब इसने एक के बाद एक दो चरवाहों को और मारकर खा लिया। एक चरवाहे को उसने मारा था केमानगुंडी नाम के गांव के पास में, और दूसरे को मारा था संतावेरी गांव के बाहर। इसके बाद फिर एक और आदमी संतावेरी के पास में ही। लेकिन इस बार इस आदमी को जब टाइगर ने मारा था और खाया था तो उसने अपना पुराना शिकार यानी वो मवेशी उठाकर नहीं ले गया। अब तक के केस में टाइगर हमेशा आदमी को मारता था, खा भी लेता था, और वो जो मवेशी का शिकार करता था उसे भी उठा ले जाता था। लेकिन इस बार उसने मवेशी को उठाकर नहीं ले गया। इस बार उसने सिर्फ और सिर्फ चरवाहे को ही खाया था। यानी अब टाइगर का नेचर बदल रहा था और उसके मुंह का स्वाद भी बदल रहा था। अब मुद्दा जो था वो साफ था कि अब टाइगर को चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंसानी मांस। अब इसके फौरन बाद ही एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना और हुई। अब एक दिन की बात है,
लक्कावल्ली गांव के बाहर के जंगल में एक बाप बेटे अपने पशु चरा रहे थे। तभी बेटे की नज़र गई झाड़ियों में मौजूद एक बहुत बड़े टाइगर के सर पर, जो इन्हें ही देख रहा था। उसने अपने बाप को बताया और दोनों ही भागने लगे अपने पशुओं को टाइगर के भरोसे छोड़कर। लेकिन क्योंकि टाइगर अब आदमखोर हो चुका था, वो पशुओं के पीछे नहीं दौड़ा। अब टाइगर ने एक छलांग मारी और दौड़ने लगा ये बाप बेटों के पीछे। अब बेटा आगे था, वो था 15 साल का और बाप था 40 साल का। बाप पीछे दौड़ रहा था और बेटा आगे निकल चुका था, लेकिन टाइगर उछला बेटे के ऊपर। अब बाप ने यह घटना देख ली, लेकिन बाप दौड़ता ही रहा और तब तक दौड़ता रहा जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया। और गांव पहुंचकर वो पहुंचा सीधे वेंकट सुब्बा राव जी के पास। उनसे मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन सुब्बा राव जी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई बंदूक नहीं थी। लेकिन सुब्बा राव जी ने पूरा घटनाक्रम उस बाप से पूछा और एग्जैक्टली जैसा जैसा उसने बताया वही सब सुब्बा राव जी ने एंडरसन को बता दिया, जो कि वो कॉफ़ी पीते पीते कहानी बता रहे थे। अब इस खबर को तारीकेरे पहुंचाने के लिए डाक रनर्स को पहुंचा दिया गया। सारे जानवर सही सलामत थे और सारे भाग कर आ चुके थे अपने ही घर पर, यानी उस चरवाहे के घर पर। अब ये खबर जैसे ही फॉरेस्ट वालों को मिली, लगभग 9 फॉरेस्टर्स आ गए इस गांव में। साथ में थे 2 कांस्टेबल, उनके पास थी 2 बंदूकें और एक था सब इंस्पेक्टर जिसके पास एक रिवॉल्वर थी। अब ये सभी लोग मौकाए वारदात पर पहुंच गए उस डाक रनर की चिट्ठी मिलते ही। अब ये 12 या 13 आदमी और इनके साथ उस बच्चे का बाप, ये सब मिलकर मौकाए वारदात पर पहुंचे। बहुत ढूंढने के बाद भी उस लड़के की बॉडी कहीं नहीं मिली और ये सब लोग निराश होकर वापस लौट गए। अब जिस जगह पर लक्कावल्ली के बाहर डैम का काम चल रहा था, वहाँ के लेबर्स अपनी झोपड़ियों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे और इसी तरह उस डैम का काम भी रुक गया था, क्योंकि सभी को जान प्यारी थी। कोई भी लेबर काम करने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहा था, और राज़ी नहीं होना तो क्या, वो तो अपने घरों तक से निकलने को तैयार नहीं थे। अब इस डैम के बहुत सारे लेबरर्स तारीकेरे से आते थे अपनी अपनी साइकिल्स पे। बहुत सारा टेक्निकल स्टाफ भी तारीकेरे से ही आता था, वो भी अपनी अपनी साइकिलों से ही आते थे। इसके अलावा हेल्पर्स थे जो सब्ज़ी और खाने का सामान लेकर आते थे, उन्होंने भी आने जाने से मना कर दिया था, क्योंकि टाइगर के फेवरेट कामों में से एक काम ये भी है कि उसे साइकिलों का पीछा करना बहुत पसंद है। अब डैम के टेक्निकल स्टाफ और इंजीनियरों के लिए खाने तक के लाले पड़ चुके थे। अब यहाँ तक नौबत आ चुकी थी कि खाने की कमी के कारण भूखा मरना पड़े। अब क्योंकि डैम का काम ठप हो चुका था, तो वेंकट सुब्बा राव जी ने छुट्टी ले ली थी और वो आ गए थे बेंगलोर किसी काम से। और बस यही वो पल था जब इनकी मुलाकात हुई थी स्टाम्प वेंडर के यहाँ केनेथ एंडरसन से, और फिर दोनों साथ में कॉफ़ी पीने गए थे टिफ़िन रूम नाम के रेस्टोरेंट में। अब वेंकट सुब्बा राव जी की कहानी पूरी हो चुकी थी और वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे और बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एंडरसन साहब आप चलिए और हमें उस आदमखोर से छुटकारा दिलाइए। अब एंडरसन राज़ी तो हो गए, लेकिन उन्होंने सुब्बा राव जी से कहा कि मैं 5 या 6 दिन से ज़्यादा आपके यहाँ रुक नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं और मुझे भी छुट्टी की प्रॉब्लम है। अब जैसे ही एंडरसन राज़ी हो गए, वेंकट सुब्बा राव जी के चेहरे पर बड़ा ही सुकून और खुशी दिखने लगी। लेकिन केनेथ एंडरसन सोच रहे थे कि सुब्बा राव जी को पता नहीं है कि 5 या 6 दिनों के अंदर मैन ईटर को सही सही टारगेट करके उसका शिकार कर लेना कोई बहुत आसान काम नहीं है। ये बिल्कुल उतना ही मुश्किल काम है जितना कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, क्योंकि मैन ईटर हद से ज़्यादा चालाक जानवर होता है। अब केनेथ एंडरसन ने सुब्बा राव जी से कहा
कि आप चले जाइए उस होटल जहां आप रुके हैं, अपना सामान फटाफट पैक कर लीजिए और 3 बजे तक आप आ जाइए मेरे घर और वहां से हम दोनों मेरी कार से चलेंगे लक्कावली। अब केनेथ एंडरसन इधर अपने घर पहुंच चुके थे और वेंकट सुब्बा राव जी भी होटल पहुंच चुके थे। वो भी अपना सामान पैक करना शुरू कर चुके थे और इधर एंडरसन का सामान पहले से ही पैक रहता था। इन्हें बस अपने राइफ़ल कैबिनेट में से अपनी राइफ़ल उठाकर रखनी थी। अब जैसे ही एंडरसन अपने घर पहुंचे, इन्हें एक चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी थी डिक बर्ड की। उस चिट्ठी को खोलकर एंडरसन ने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, डियर जॉक, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जिस टाइगर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो अब मैन ईटर बन चुका है और उसने कल ही मेरे एक पोस्टमैन को भी खा लिया है। और प्लीज़ अब कोई बहाना मत करना, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं ले पा रहा हूँ, तो तुम आओ यहाँ पर और इस टाइगर को मारो। और ये चिट्ठी तुम तक कल तक पहुँच जाएगी, क्योंकि इसे एक ख़ास पोस्टमैन लेकर आ रहा है तुम्हारे पास। ये चिट्ठी जब तुम्हें मिले उसके अगले दिन ही तुम निकल आना। और हो भी सकता है कि जिस पोस्टमैन को मैं ये चिट्ठी लेकर भेज रहा हूँ टाइगर उसे भी खा जाए। तो प्लीज़ इस बार इस मैटर को सीरियसली लो और यहाँ जल्द से जल्द आ जाओ। और इतने में ही वेंकट सुब्बा राव जी भी एंडरसन के घर पर आ गए और ये दोनों इनकी कार में बैठकर निकल गए लक्कावली। अब जैसे ही ये दोनों लक्कावली पहुँचे, डिक बर्ड चौंक गए, क्योंकि डिक बर्ड के पास एक नहीं बल्कि 2 मेहमान पहुंच गए थे। एक थे केनेथ एंडरसन और दूसरे थे इंजीनियर वेंकट सुब्बा राव जी। अब डिक बर्ड ने चिट्ठी में ये भी लिखा था कि लंच मैं यहाँ ही बनवाऊंगा। और क्योंकि एंडरसन निकल रहे थे उसी वक्त डिक बर्ड की चिट्ठी इन्हें मिली थी, तो ये निर्धारित समय पर वहाँ पर पहुँच गए, बल्कि उससे भी कुछ थोड़ा पहले ही। अब क्योंकि ये लोग 3 या 3:30 बजे के आसपास निकले थे, शाम होने के पहले पहले ही ये लक्कावली पहुंच गए थे। अब इसके बाद इन्होंने रात का खाना साथ में खाया और पूरी रात इन्होंने बातचीत की। अब केनेथ एंडरसन, वेंकट सुब्बा राव और डिक बर्ड मिलकर बात करने लगे और अगले दिन की प्लानिंग करने लगे। लेकिन एंडरसन कहते हैं कि इन सारी बातों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और ना ही मेरा प्लान चेंज हुआ कि मैं 5 या 6 दिन से ज़्यादा यहाँ रुकूंगा नहीं। अब केनेथ एंडरसन सोच रहे थे कि डिक बर्ड को तो छुट्टी मिलने वाली नहीं है और वेंकट सुब्बा राव जी के पास ना ही कोई जंगल में जानवर मारने का एक्सपीरियंस है, ना ही इनके पास कोई बंदूक है। और रहा सवाल उस बेचारे बदनसीब पोस्टमैन का जिसे टाइगर ने खा लिया है, अब तक टाइगर तो उसकी हड्डियां तक निगल चुका होगा। अब रात के वक्त ही वेंकट सुब्बा राव जी बोलने लगे, क्योंकि मैं डैम का चीफ इंजीनियर हूँ और मुझे आज ही ज्वाइन करना होगा रात में ही जाकर, और मुझे साइट का इंस्पेक्शन करना होगा। तो एंडरसन चल पड़े उनको लेकर अपनी कार में ही। यहाँ से साइट की दूरी थी लगभग 50 मील की। अब एंडरसन ने सुब्बा राव जी को बैठा लिया अपनी गाड़ी में और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए कि सर्च लाइट को कैसे कैसे ऑपरेट करना है और कहाँ कहाँ उसकी बीम को फोकस करना है। और रात के अंधेरे में चल पड़े ये दोनों साइट की तरफ, यानी उस डैम की तरफ। अब लगभग लक्कावली से 15 मील की दूरी पर ये पहुंच चुके थे और एक छोटी सी जगह आती है जिसका नाम था बगवाड़ कट्टे। अब क्योंकि ये जो इलाका था ये था फुट हिल्स का, यानी थोड़ा निचला इलाका, और यहाँ बहुत घना जंगल था ताड़ के पेड़ों का, जिसके नीचे लगी हुई थी टाइगर ग्रास, यानी एकदम परफेक्ट जगह थी जहाँ टाइगर छिप सकता था। अब एंडरसन कुछ देर यहीं पर अपनी कार रोककर खड़े हो गए, क्या पता यहीं पर टाइगर मिल जाए। और अचानक ही अगले मोड़ से इनकी कार के सामने एक टाइगर आ गया, क्योंकि इन्होंने अपनी कार को एक मोड़ के पहले खड़ा किया हुआ था। अब जैसे ही इन्होंने उस पर सर्च लाइट मारी, सर्च लाइट की बीम पड़ते ही वो टाइगर इनकी कार की तरफ देखने लगा। अब उस टाइगर पर सर्च लाइट भी पड़ रही थी और कार के हेडलाइट की रोशनी भी, जिससे उसकी दोनों आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। ज़्यादा सफ़ेद थी और बीच में थी
थोड़ी लालिमा, और यही पहचान होती है टाइगर की आंखों की। अब टाइगर लगातार इन लोगों की तरफ घूर रहा था और वेंकट सुब्बा राव थे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उनके हाथ कांप रहे थे और कांपते हुए वो कह रहे थे, शूट शूट। लेकिन एंडरसन ने गोली नहीं चलाई। अब वेंकट सुब्बा राव ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, शूट शूट, लेकिन एंडरसन ने फिर भी गोली नहीं चलाई। और ये सुब्बा राव जी जो बोल रहे थे, शायद टाइगर ने इनकी आवाज़ सुन ली थी और वो पैदल चलता हुआ नीचे उतरा और एक स्ट्रीम की तरफ उतर गया। और जब वो काफ़ी दूरी पर पहुंच गया और उसे भी एहसास हो गया कि अब वो इन लोगों की पहुंच से दूर जा चुका है, तो उसने भी एक ज़ोरदार दहाड़ के रूप में इन्हें बता दिया कि पकड़ सको तो पकड़ लो। अब जैसे ही वो टाइगर निकल चुका था इन लोगों के हाथों से, तो सुब्बा राव जी को काफ़ी अफसोस हो रहा था। लेकिन एंडरसन ने उनसे कहा कि ज़रूरी नहीं कि ये वही टाइगर हो, मैन ईटर, और वैसे भी हम मैन ईटर की टेरिटरी से अभी काफ़ी दूर हैं। जंगल में मौजूद हर टाइगर मैन ईटर नहीं होता, और जब तक वो मैन ईटर नहीं होता है तब तक उसे जीने का पूरा अधिकार है। अब सुब्बा राव जी को इस कदर अफसोस हो रहा था कि उनकी आंखें भी भर आई थीं। अब एंडरसन ने सुब्बा राव को काफ़ी समझाया और उन्होंने सुब्बा राव को ये भी बताया कि ये जो जगह है टाइगर के रोड क्रॉस करने के लिए फेमस जगह है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये वही टाइगर हो। और वैसे भी रोड पर चलते हुए टाइगर पर गोली चलाना शिकारियों के नियम के खिलाफ है। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उस वक्त वेंकट सुब्बा राव मेरी इस जस्टिफिकेशन से खुश हुए या सेटिस्फाई हुए या नहीं, या शायद उस वक्त वो मुझे बेवकूफ़ ही समझ रहे हों। अब इसके बाद का जितना सफ़र था उसमें वेंकट सुब्बा राव चुपचाप ही बैठे रहे, और जैसे ही ये लोग पहुँचे अपनी मंजिल पर, तब जाकर उनकी जान में कुछ जान आई। और जाते ही इन्हें एक बुरी खबर मिली कि जो यहाँ बचे हुए लेबर थे उनमें से भी एक लेबर को टाइगर ने मार दिया है। अब ये बात सुनते ही वेंकट सुब्बा राव और एंडरसन दोनों ही समझ गए कि जो टाइगर रास्ते में इन्हें दिखा था ये वो टाइगर नहीं था जिसे ये ढूंढने आए हैं, वो एक नॉर्मल टाइगर था। क्योंकि अगर वो मैन ईटर था तो फिर लेबर को किसने उठा कर ले गया। अब ये जो लेबर था जिसे टाइगर ने मार दिया था, ये शाम की ड्यूटी ख़त्म करके 5 बजे अपने गांव वापस जा रहा था और ये बोल कर गया था कि साहब को बता देना मैं कल से नहीं आऊँगा। और कहीं ना कहीं उसकी ये बात सच साबित हो चुकी थी। अब उस वक्त जब रास्ते में टाइगर दिखा था, वेंकट सुब्बा राव एंडरसन की बातों से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुँचे और यहाँ जब लेबर के गायब होने की खबर उन्होंने सुनी, तो वो भी समझ गए और एंडरसन की बातों पर उन्हें अब यकीन आ चुका था कि हर टाइगर मैन ईटर नहीं होता। और वो जो टाइगर इन्हें रास्ते में दिखा था वो एक आम बेगुनाह टाइगर था, यानी वो निर्दोष था। अब वेंकट सुब्बा राव एंडरसन से कहने लगे कि आप लंच कर लीजिए, लेकिन एंडरसन ने उनसे कहा कि अभी लंच का टाइम नहीं है, हमें सो जाना चाहिए क्योंकि 6 बजे से हमें काम पर लगना है, तो कम से कम 5 बजे तक तो सोना ज़रूरी है। और बस एंडरसन का ये कहना था, 5 मिनट के अंदर ही सुब्बा राव जी ने एक रूम अरेंज कर दिया छोटा सा एंडरसन के लिए। अब सुबह हो चुकी थी और एंडरसन, वेंकट सुब्बा राव और इनके साथ 3 लेबर और एक वॉचमैन, ये सब साथ में मिलकर चल पड़े उसी जगह की तरफ जहां पर उस लेबर को टाइगर ने मारा था। ये जो 3 लेबर इनके साथ में चल रहे थे, ये उस वक्त उस लेबर के साथ ही थे जब टाइगर ने इन पर हमला किया था। अब जब ये चारों वहाँ से आ रहे थे, वो जो चौथा मजदूर था वो थोड़ा पीछे चल रहा था जब टाइगर ने उस पर हमला किया। ये चारों लेबर डैम की बनी हुई एक दीवार के पास से गुजर रहे थे और वो चौथा आदमी पीछे था।
और आगे जाकर इन्हें एक छलांग मारनी थी, एक गड्ढा क्रॉस करना था। और जैसे ही ये उस जगह पर पहुंचे, पीछे से इन्हें अपने उस साथी की रुंधी हुई सी आवाज़ आई, जैसे कि किसी ने एक ही झटके में उसका गला मरोड़ दिया हो। और इन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी गायब था। कुछ देर बाद ही इन्हें अपना साथी दिख गया, लेकिन इस बार वो दिखा था टाइगर के मुंह में दबा हुआ, और वो मर चुका था। और टाइगर उसे अपने मुंह में दबाकर ले जा रहा था, उसी ढलान की तरफ जहां से अभी अभी चढ़कर आए थे। यानी जब ये लोग निकले थे, टाइगर लगातार इनका पीछा कर रहा था, और मौका मिलते ही उसने एक आदमी को अपना शिकार बना लिया। अब ये देख ही रहे थे, इतने में ही टाइगर इनके साथी को लेकर गायब हो गया। ये तीनों भाग कर आ गए गांव, और गांव आते ही इन्होंने पूरा घटनाक्रम वहां पर सबको बता दिया। और इसके फौरन बाद ही ये लेबर पहुंचे थे चीफ इंजीनियर के बंगलों में, यानी वेंकट सुब्बा राव जी के बंगलों में। और वहीं इनकी मुलाकात हुई थी वेंकट सुब्बा राव और एंडरसन से। अब एंडरसन उस जगह पर जैसे ही पहुंचे, यानी मौका वारदात पर, इन्होंने कुछ निरीक्षण किया और ये समझ गए कि टाइगर एक जगह पर बैठा हुआ नहीं था, घात लगाकर वो नहीं बैठा था। उसने जब कैंप से इन लेबर्स को निकलते देखा था, वो लगातार इनका पीछा कर रहा था, क्योंकि वहाँ मौजूद मिट्टी पर टाइगर के पग मार्क्स एंडरसन को मिल गए। वो बस एक मौके की तलाश में था कि इन चारों में से कोई एक थोड़ा दूरी पर या अलग हो जाए और मैं उसे अपने मुंह का निवाला बना लूं। और उसने वैसा ही किया। मौका पाते ही उसने पीछे मौजूद चौथे लेबर पर हमला कर दिया और एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। अब एंडरसन को आगे चलकर मिल गए कुछ खून के धब्बे और निशान। इन्होंने ब्लड ट्रेल्स फॉलो करने शुरू किए। टाइगर ने वो रास्ता भी क्रॉस किया था जो लक्कावल्ली से भद्रावती की तरफ जाता था, क्योंकि ब्लड ट्रेल्स ये रास्ता क्रॉस कर रहे थे और यहाँ पर टाइगर के पग मार्क्स भी मौजूद थे। अब ये जो टाइगर जा रहा था, इसकी दिशा थी लाल बाग की तरफ। अब एंडरसन समझ गए कि इसकी कोई ना कोई गुफा वहाँ मौजूद है जहाँ ये ले जा रहा है अपने शिकार को। अब एंडरसन चलते रहे ट्रेल्स को फॉलो करते हुए। इसके बाद आई एक फायर लाइन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी, और फायर लाइन को क्रॉस करते ही ये पहुंच गए लाल बाग एरिया में। अब इसके फ़ौरन बाद ही खून के निशान कम होने शुरू हो गए। एंडरसन को डर था कि कहीं ये निशान मिलने बंद ही ना हो जाएं, और हुआ वही। आगे जाकर ना ही टाइगर के पग मार्क्स मिल रहे थे और ना ही खून के कोई निशान, क्योंकि 12 घंटे बीत चुके थे। अब जिस जगह पर एंडरसन अभी पहुंचे थे, इसके बाद पता नहीं चल पा रहा था कि टाइगर इस जगह से किस दिशा में आगे बढ़ा है। अब एंडरसन, सुब्बा राव और इनके साथ के बाकी सभी लोग काफ़ी हताश मन के साथ वापस लौटने लगे। लेकिन एंडरसन को एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी थी कि इस टाइगर की कोई ना कोई गुफा इसी जगह से आगे की ओर कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि पहले भी जब ये पालतू मवेशियों का शिकार करता था, उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर यहीं कहीं पर लाता था, और उसके बाद अब ये इंसानों का जब शिकार कर रहा है, उन्हें भी ये उठाकर यहीं पर लाता है। अब ये सारे लोग गांव वापस लौट गए। वहां जाकर एंडरसन ने गांव वालों से पूछा कि कोई भी किसी गुफा के बारे में जानता हो तो मुझे बता दे जहां टाइगर छिप सकता हो। लेकिन गांव वालों ने कहा ऐसी किसी गुफा के बारे में हमें पता नहीं है कि इस इलाके में कोई गुफा भी है। अब एंडरसन ने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि वो जंगल में गश्त करते हैं। इन लोगों को जंगल का चप्पा चप्पा पता होता है, तो शायद वो मेरी कोई मदद कर सके। लेकिन पता चला कि फॉरेस्ट गार्ड गया हुआ है हेड ऑफिस। लेकिन क्योंकि एंडरसन के पास समय काफ़ी कम था और जितना समय था वो बहुत कीमती था, तो इन्होंने अपनी कार निकाली और वेंकट सुब्बा राव को लेकर निकल पड़े तारिकेरे की तरफ। अब एंडरसन के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि उस टाइगर की कोई ना कोई गुफा ज़रूर है और मैं उसका पता लगा कर ही रहूँगा। और आधे घंटे के अंदर ही
ये लोग पहुंच चुके थे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस में, यानी हेड ऑफिस में, और वहां पहुंचकर इन्हें फॉरेस्ट गार्ड भी मिल गया और फॉरेस्ट रेंजर भी मिल गया। अब एंडरसन ने डीएफओ को बताया कि क्या क्या हुआ, यानी पूरा घटनाक्रम, और कैसे उन्हें लगता है कि इस टाइगर की कोई ना कोई गुफा है। अब एंडरसन ने उन लोगों से पूछा, यानी डीएफओ से, फॉरेस्ट रेंजर से और उस फॉरेस्ट गार्ड से, कि आप लोगों के पते में अगर कोई गुफा है तो मुझे बताइए। अब डीएफओ रेंजर की तरफ देख रहा था, रेंजर गार्ड की तरफ, फिर गार्ड रेंजर की तरफ और रेंजर डीएफओ की तरफ, और यही देखा देखी का सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा। इसके बाद डीएफओ एंडरसन से बोले कि नहीं एंडरसन साहब, इस इलाके में हमारे पते में तो कोई ऐसी गुफा नहीं है जहां टाइगर छिप सके। अब एंडरसन ये सुनकर और परेशान हो गए। इतने में ही फॉरेस्ट गार्ड बोला, जो कि वहां नंगे पैर खड़ा हुआ था। फॉरेस्ट गार्ड ने रेंजर से कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो टाइगर मुन्नेश्वरा टेम्पल में छिपा होगा। ये सुनते ही फॉरेस्ट रेंजर चौंक गया और उसने चौंकते हुए ही उससे कहा, क्या कहा तुमने, मुन्नेश्वरा टेम्पल? और रेंजर ने अचानक से ही एंडरसन को कहा, ज़रूर वो टाइगर मुन्नेश्वरा टेम्पल में ही छिपा होगा। अब डीएफओ ने भी कहा कि बेवकूफ़, हमें याद नहीं आ रहा था तो तुम्हें भी नहीं आया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ज़रूर वो टाइगर मुन्नेश्वरा टेम्पल के अंदर ही छिपा होगा और उसे ही वो गुफा के तौर पर यूज़ करता होगा। और ये सारी बातें सुनकर एंडरसन के भी कान खड़े हो गए और उन्हें अपनी गुत्थी सुलझती हुई नज़र आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो ढूंढ चुके हैं टाइगर की गुफा। अब फॉरेस्ट वालों की आपस में ये बातचीत जैसे ही ख़त्म हुई, डीएफओ और रेंजर ने एंडरसन को बताया कि लाल बाग इलाके के जंगल के अंदर एक पुराने मंदिर के खंडहर यानी अवशेष बचे हुए हैं, जिसे मुन्नेश्वरा मंदिर यानी मुन्नेश्वरा टेम्पल कहा जाता है। और इस टेम्पल की जो लोकेशन फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर ने एंडरसन को बताई, ये उस जगह के बहुत पास थी जहां आज सुबह एंडरसन ब्लड ट्रेल्स फॉलो करते हुए चले गए थे और जिसके आगे इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। साथ ही उन लोगों ने एंडरसन को ये भी बताया कि ये जो मुन्नेश्वरा टेम्पल के खंडहर हैं, इनकी सारी दीवारें लगभग गिर सी चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह बची हुई है जहां टाइगर छिप सकता है। अब सभी ने मिलकर लंच किया और उसके बाद एंडरसन फॉरेस्ट गार्ड को अपने साथ लेकर मुन्नेश्वरा टेम्पल की तरफ जाने लगे। ये लोग उसी जगह पर पहुंच गए जहां एंडरसन पहले भी आ चुके थे और जिस जगह से इन्हें ब्लड ट्रेल्स मिलने बंद हो गए थे। यहाँ से लगभग 1 मील और आगे चलकर एक ढलान आती थी और थोड़ी दूरी से ही इन्हें दिखने शुरू हो गए थे घनी झाड़ियों के बीच में एक पुराने मंदिर के टूटे हुए अवशेष यानी खंडहर नुमा एक मंदिर। अब यहाँ पहुंचकर एंडरसन ने अपने साथियों से कहा कि सबसे ऊंचा पेड़ देखो और उसके ऊपर जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर चढ़कर बैठ जाओ। अब जैसे ही सारे लोग ऊपर चढ़कर बैठ गए, एंडरसन तेज़ तेज़ चलते हुए जाने लगे उस मंदिर की तरफ। लेकिन जल्दबाजी में फॉरेस्ट गार्ड से ये पूछना भूल गए थे कि उस मंदिर का एंट्रेंस यानी घुसने का दरवाज़ा किस तरफ है। अब ये पहुंच गए उस मंदिर के पास और वहां पहुंचकर एंडरसन बेहद ही चौकन्ने हो गए, क्योंकि टाइगर कहीं भी हो सकता था इनकी जानकारी के मुताबिक। लेकिन जैसे ही ये मंदिर के पास पहुंचे, इन्हें समझ आ गया कि मंदिर का एंट्रेंस किस तरफ से है। अब झाड़ियों और पत्थरों से बचते बचाते एंडरसन उस जगह पर पहुंच गए जहां से बिल्कुल पास थी उस मंदिर की ओपनिंग, जिसकी दीवारें भी गिर चुकी थी। अब एंडरसन को लगने लगा कि टाइगर यहाँ से बाहर आएगा और ये उसे गोली मार देंगे। अब एंडरसन सोचने लगे कि उस मंदिर की ओपनिंग के बगल में बैठ जाना चाहिए, ताकि टाइगर जब भी बाहर निकले तो वो सीधा निकलेगा और ये साइड से गोली मार सकते हैं। लेकिन ये थी एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि टाइगर हो दूसरी तरफ और वो मंदिर से घूमकर पीछे की तरफ से आए और एंडरसन पे हमला कर दे। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि वो मंदिर में हो ही ना,
वो बाहर कहीं किसी झाड़ी के नीचे बैठकर आराम कर रहा हो और एंडरसन को आते हुए वो देख चुका हो और उसने लगा ली हो घात एंडरसन पर। लेकिन इसी बीच इन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ा और आगे चलकर ये मंदिर की दीवार से सटकर खड़े हो जाएंगे ताकि एक तरफ तो दीवार का कवर इन्हें मिल जाए और टाइगर पीछे से इन पर हमला न कर पाए। अब एंडरसन टाइगर को एकदम से प्रोवोक नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो आवाज़ निकालेंगे टाइगर की। अब एंडरसन ने धीमी धीमी एक दूसरे टाइगर की आवाज़ निकाली ताकि अंदर मौजूद टाइगर को पता चल जाए कि उसकी टेरिटरी में उसके पास कोई दूसरा टाइगर आ गया है और वो उससे निपटने के लिए खुद ही बाहर निकल जाए। अब एंडरसन आवाज़ निकालने लगे एक टाइगर की, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। शायद ये आवाज़ धीमी होने की वजह से टाइगर सुन नहीं पाया था। अब एंडरसन ने दूसरी बार थोड़ी और तेज़ आवाज़ निकाली, फिर भी टाइगर का जवाब नहीं आया। अब तीसरी बार इन्होंने थोड़ी और ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकाली ताकि अंदर मौजूद टाइगर को लगे कि ये जो दूसरा टाइगर है ये काफ़ी नज़दीक आ चुका है, लेकिन फिर भी टाइगर का कोई जवाब नहीं आया। अब एंडरसन समझ चुके थे कि टाइगर मंदिर में मौजूद ही नहीं है। अब एंडरसन ने थोड़ी और हिम्मत जुटाई और घुसने लगे मंदिर के अंदर। अब धीरे धीरे एंडरसन मंदिर के अंदर घुस चुके थे और एंडरसन कहते हैं कि वहाँ सीलन भरी हुई स्मेल आ रही थी, जैसे कि अक्सर पुराने खंडहरों के अंदर मौजूद होती है। लेकिन वहाँ मिट्टी में पग मार्क्स चेक करने पर पता चला कि वहाँ कोई पंजों के निशान है ही नहीं। यहाँ तो कोई टाइगर कभी आया ही नहीं था और ना ही इस जगह पर किसी जानवर या इंसान के अवशेष थे, ना ही किसी तरह की कोई हड्डियाँ पड़ी थी। मतलब साफ था, टाइगर यहाँ कभी आया ही नहीं। अब एंडरसन हताश मन के साथ वापस लौट गए। अब वहाँ पर जब ये पहुँचे तो बाकी के सारे लोग सिगरेट पी रहे थे और गप्पे हाँक रहे थे, लेकिन एंडरसन को चिंता हो रही थी क्योंकि समय कम था और छुट्टियाँ लिमिटेड थी और इन्हें जो भी करना था वो बहुत जल्दी ही करना था। लेकिन समय था कि बीतता ही जा रहा था। अब सारे लोग वापस लौट कर आ गए चीफ इंजीनियर यानी वेंकट सुब्बा राव जी के बंगलों पर। अब वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग पाइप पी पी कर बोर हो चुके थे और उन्हें पीनी थी सिगरेट, तो वो आए और एंडरसन से सिगरेट मांगने लगे। इसके बाद डीएफओ और रेंजर उस बंगलों के पीछे जाकर कुछ बात करने लगे और उनकी बातें एंडरसन को सुनाई आ रही थी। अब इस बंगलों के सामने ही एक चरवाहा अपने पशु चरा रहा था क्योंकि उसे जंगल जाने में डर लग रहा था, तो उसने सोचा बंगलों के सामने ही चराता हूँ। अब इस चरवाहे से फॉरेस्ट का गार्ड यानी फॉरेस्ट गार्ड बात कर रहा था, लेकिन वो दौड़ते हुए अंदर आया और उसने सोचा कि अधिकारियों को डिस्टर्ब करने से बेहतर है कि थोड़ा इंतज़ार किया जाए। लेकिन डीएफओ और रेंजर आपस में बातें ख़त्म ही नहीं कर रहे थे, तो इसने उनके पास जाकर कहा कि साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, एक ज़रूरी बात आपसे करनी थी, इसीलिए आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो उन दोनों ने कहा बोलो क्या बात है। तो फॉरेस्ट गार्ड बोला मैं अभी अभी सामने वाले चरवाहे से मिलकर आ रहा हूँ। उसने मुन्नेश्वरा टेम्पल से भी 1 मील और आगे दूर एक लटकती हुई रॉक की लेज के ऊपर एक टाइगर को कुछ दिन पहले धूप सेकते हुए देखा है और उस रॉक के नीचे टाइगर के लिए एक बहुत बढ़िया गुफा बनी हुई है। अब इस चरवाहे को बुलाया गया और ये बात काउंटर वेरीफाई की गई, तो उसने भी यही कहानी बताई। अब उस चरवाहे ने बताया कि उसने कई दिनों पहले उस टाइगर को उस चट्टान के ऊपर धूप सेकते हुए देखा है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात थी जब वो टाइगर मैन ईटर नहीं बना हुआ था। जब इसने उस टाइगर को देखा ये अपने पशु लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब एंडरसन ने उस चरवाहे को और फॉरेस्ट गार्ड को अपने साथ लिया और चल पड़े उस जगह की ओर जहाँ थी वो चट्टान, वो लेज और जिसके नीचे थी टाइगर की गुफा। अब एंडरसन कहते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन वो चरवाहा उत्साहित था क्योंकि अब तक उस पर कोई मुसीबत नहीं आई थी। अब ये लोग पहुंच गए मुन्नेश्वरा टेम्पल के पास
और थोड़ा ही आगे जाकर उस चरवाहे ने अपने हाथ के इशारे से बताया कि साहब, वही है वो चट्टान जिस पर मैंने टाइगर को बैठे देखा था और जिस चट्टान के नीचे मौजूद है एक गुफा। अब चरवाहा एंडरसन से कहने लगा कि साहब, इस जगह से आपको अच्छे से नहीं दिखेगा क्योंकि बीच में काफ़ी सारी झाड़ियां हैं, लेकिन आप जैसे ही पास जाएंगे आपको वो चट्टान दिख जाएगी। वो चट्टान एक छज्जे की तरह बाहर निकली हुई है, उसके ऊपर बैठने की जगह है और उस चट्टान के नीचे मौजूद है छिपने की जगह, यानी एक गुफा, और वो आपको पास जाने पर ही दिखेगी। अब एंडरसन को इस चरवाहे ने यह भी बताया कि उस गुफा की ओपनिंग के डायमेंशन कितने हैं, यानी कितने फीट वो चौड़ी है, और उसमें टाइगर बड़े आराम से घुसकर अंदर शरण ले सकता है। अब एंडरसन ने फिर से इन दोनों को कहा कि सबसे ऊंचा पेड़ देखो और जितनी ऊंचाई पर हो सके चढ़कर बैठ जाओ। और एंडरसन धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बढ़ने लगे उस गुफा की तरफ। अब एंडरसन कहते हैं कि जब मुन्नेश्वरा टेम्पल की तरफ ये लोग कल गए थे, वहाँ बीच बीच में कभी कोई मैदान आ जाता था, फिर जंगल आते थे, लेकिन आज जब ये इस गुफा यानी इस चट्टान की तरफ जा रहे हैं, यहाँ जंगल उस जगह से भी ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा घना। अब पूरी तरह से ये इलाका झाड़ियों और बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था और एंडरसन जाते हुए बार बार पीछे और दाएं बाएं घूमकर देखते थे कि टाइगर कहीं घात लगाकर छिपा तो नहीं बैठा है और कहीं टाइगर पीछे से हमला ना कर दे, क्योंकि इस इलाके में टाइगर कहीं भी हो सकता था। अब एंडरसन पूरी सावधानी बरतते हुए जा रहे थे, लेकिन फिर भी कभी इनके पैर से दबने से कोई टहनी टूट जाती थी जिससे थोड़ी आवाज़ हो जाती थी, कभी कोई पत्ता चरमरा जाता था या कोई डाल इनसे छू कर निकल जाती थी जिससे थोड़ी आवाज़ उत्पन्न हो जाती थी। अब एंडरसन खुद को समझाते थे कि अगली बार गलती ना हो, और ये हर बार और ज़्यादा सतर्क होते जा रहे थे, क्योंकि अब छोटी सी भी हरकत होती तो टाइगर के बेहद तेज़ कान उसे सुन लेते। अब झाड़ियाँ बेहद घनी हो चुकी थीं और एंडरसन को अब वो गुफा ठीक से नहीं दिख रही थी। अब यहाँ पर एंडरसन एक जगह पर रुककर खड़े हो गए और अपने कानों पर फोकस करने लगे ताकि टाइगर की कोई ना कोई हरकत की आवाज़ इन्हें आ जाए। अब एंडरसन को पता चल चुका था कि गुफा बहुत पास है और चलने के पहले ही इन्होंने सारी चीज़ें कंफर्म कर ली कि कहीं कोई पत्ता या टहनी तो रास्ते में नहीं है और उनसे कैसे बचकर जाना है बिना हरकत या बिना आवाज़ किए उस गुफा तक। अब एंडरसन बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने शुरू हुए, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़े, एक कटीली झाड़ी से इनकी पैंट टकरा गई और कांटे फंस गए और कांटों से टकराने की एक हल्की सी आवाज़ हुई। अब एंडरसन समझ गए कि अगर टाइगर आसपास है तो पक्का उसने ये आवाज़ सुन ली होगी। अब एंडरसन और भी ज़्यादा सतर्क हो गए और टाइगर समझ चुका होगा कि कोई ना कोई उसके इलाके में उससे बहुत करीब आ चुका है, और टाइगर ये भी सोच रहा होगा कि वो कौन है जो उसके इतना नज़दीक आने की हिम्मत कर रहा है। अब इस जगह पर एंडरसन का अंदाज़ा 100% सही निकला। जब इनकी पैंट झाड़ियों से टकराई थी और कांटों की रगड़ से हुई आवाज़ उस टाइगर ने सुन ली थी, टाइगर ने उसका रिस्पॉन्स किया। टाइगर ने एक हल्की सी गुर्राहट निकालकर चार्ज कर दिया था, लेकिन अब तक टाइगर ने एंडरसन को देखा नहीं था। टाइगर जैसे ही बाहर कूदा झाड़ियों की तरफ, उसने देखा मुड़कर और उसकी निगाहें मिल गईं एंडरसन से। अब जैसे ही टाइगर ने मुड़कर एंडरसन को देखा, वो एक सेकंड के लिए रुका और कंफ्यूज हो गया कि ये कैसा आदमी है जो भाग नहीं रहा है। अब टाइगर चौंक चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक सेकंड के अंदर वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसे आदत थी भागते हुए चरवाहों पर अटैक करने की। वो पहली बार कोई ऐसा आदमी देख रहा था जो भाग नहीं रहा था, उसी की तरफ देख रहा था। अब ये सब घटनाक्रम चल रहा था एक सेकंड के किसी हिस्से में।
अब एंडरसन को पता था कि क्या करना है और बिजली की रफ्तार से उस टाइगर की छलांग लगाने के पहले ही एंडरसन ने अपनी राइफल से 2 फायर कर दिए उस टाइगर पर। लेकिन तब तक वो टाइगर एंडरसन पर छलांग मार चुका था और ये जो फायर लगे थे उसमें से दूसरा फायर उसे तब लगा था जब वो छलांग मारकर हवा में था और एंडरसन 2 फायर करके बिजली की रफ्तार से हट गए उस जगह से और साइड में कूद गए और टाइगर आके उसी जगह पर गिरा जहां एंडरसन पहले खड़े थे और जिस जगह से इन्होंने उस पर गोली दागी थी। अब यहाँ पर केनेथ एंडरसन कहते हैं कि जब भी इतना करीब से कोई व्यक्ति किसी टाइगर पर फायर करे तो उस जगह से हट जाना चाहिए, क्योंकि गोली लगने के बाद भी टाइगर छलांग मार ही देता है और टाइगर की छलांग मारते वक्त अगर उसकी लैंडिंग पोजीशन पे यानी उसके गिरने वाली जगह पर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसकी मौत तय होती है, क्योंकि गुस्से में 1 सेकंड के अंदर ही वो उस आदमी की धज्जियां उड़ा देगा अपने पंजों से। और एंडरसन ये भी कहते हैं कि एक बार टाइगर ने अगर छलांग मार दी और आप 1 सेकंड के अंदर ही उस जगह से हट गए तो टाइगर हवा में अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा और आप पर नहीं गिरेगा और शायद चांसेस हैं कि आप बच जाएं। और इस जगह पर भी ऐसा ही हुआ था। एंडरसन ने 2 फायर कर दिए थे उस टाइगर पर। 1 फायर करने के बाद टाइगर ने छलांग मार दी थी और हवा में ही दूसरी गोली भी उस टाइगर को लग गई थी और जैसे ही वो इन पर गिरने वाला था एंडरसन एक छलांग मारकर बाईं तरफ कूद गए थे और टाइगर उसी जगह पर गिरा था जहां एंडरसन खड़े थे कुछ सेकंड पहले ही। अब जैसे ही टाइगर उस जगह पर गिरा एंडरसन ने जल्दी जल्दी 2 फायर और कर दिए उस टाइगर पर और वो टाइगर वहीं ढेर हो गया और इस आदमखोर टाइगर का यहीं अंत हो गया। अब एंडरसन उस टाइगर को एग्जामिन करने लगे और कहते हैं कि ये एक बहुत बूढ़ा टाइगर था, लेकिन साइज में काफ़ी बड़ा था। ये मेल था और इसका जो आखिरी शिकार हुआ था वो मजदूर, उसकी हड्डियां उस गुफा के मुहाने पर बिखरी हुई पड़ी हुई थीं। हड्डियां एकदम साफ थीं, उसमें से मांस का एक एक टुकड़ा तक टाइगर चाट कर साफ कर चुका था। अब बचा था जो कुछ भी उसे लाल चींटियां खा रही थीं। अब रात हो चुकी थी और ये तीनों वापस लौटने लगे थे, लेकिन इनके मन में अब कोई डर नहीं था, क्योंकि जिससे ये लोग डर रहे थे यानी जिसने खौफ फैलाया हुआ था उसका तो अभी अभी अंत हो चुका था। तो अब किस बात का डर। अब एंडरसन को पता था कि बंगलों में एक दावत होने वाली है, यानी एक शानदार डिनर। लेकिन यह डिनर करने के बाद ही एंडरसन का पेट खराब हो गया और रात भर इन्हें टाइगर के सपने आते रहे। अब सुबह उठते ही जल्दी ये निकल गए फॉरेस्ट वाले लोगों को और उन लेबर्स को अलविदा कहकर और सुबह के 9 बजे पहुंच गए संतावेरी डिगबर्ड के पास, जहां डिगबर्ड ने इनके लिए लंच का इंतज़ाम किया था। लेकिन इन्होंने डिगबर्ड को मना कर दिया कि ये लंच नहीं करेंगे, क्योंकि इनका पेट बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। इन्होंने वहाँ पर थोड़ी रम पी और इसके फ़ौरन बाद ही ये बेंगलोर के लिए निकल गए और शाम होने के पहले ही 4 बजे तक ये बेंगलोर अपने घर पहुंच चुके थे और वहां आराम कर रहे थे, क्योंकि अब इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। इसके बाद फिर इन्होंने आराम ही किया। तो दोस्तों, इस तरह से अंत हुआ था इस टाइगर का, जिसे कहा जाता था द लक्का वल्ली मैन ईटर। दोस्तों, पुरानी कहानियाँ चैनल पर मौजूद हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में हमें अपना फीडबैक दीजिए कि कहानी आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिए जंगल कहानियाँ ऑफिशियल, क्योंकि हर एक पेड़ के पीछे छिपी है एक कहानी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखिए। चलते हैं। जय हिंद।